धक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा कुछ विशेष खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृषिकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पहली ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आज मैं बुलेटिन की शुरुआत दो रिपोर्ट से करना चाहता हूं। एक रिपोर्ट है भारत के बारे में और दूसरी रिपोर्ट है रूस के बारे में। 2028 तक रूस कोई बड़ा उलटफेर करने वाला है, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी और रूस ऐसा कर देगा। लेकिन पहले बात भारत की। 51% तेल ज्यादा खरीद रहा है भारत ट्रंप के आने के बाद से। क्या वाकई में ये सच है? क्योंकि ट्रंप ने धमकाना तो अब शुरू किया है, अभी धमकी देनी शुरू की है, तरह तरह के टैरिफ लगाने की बातें करनी शुरू की है, लेकिन उसके आने के बाद से 51% तेल की बढ़ोतरी बढ़ जाना खरीदारी में क्या दिखाता है सर? यह बात सच है, 51% बढ़ा है। हालांकि इसके साथ यह भी सच है कि बहुत बड़ा हिस्सा नहीं था। अभी भी वह रूस से तेल ले रहा है, भले ही अपने जनता को महंगे दर पे दे रहा है, बाहर के लोगों को बेच रहा है। मुनाफाखोरी की काफी चरम सीमा है जो भी कहें। और अगली वर्ष तक, जहां तक अमेरिका से बात है, अभी तो आपने 51 कहा, वह बढ़ के 100% से भी अधिक हो जाएगा। 1 से 2 बिलियन डॉलर के बराबर पहुंच जाएगा। बिलियन बहुत लग रहा है, लेकिन हम यदि रूस से बात करें तो उसके साथ हमारा 60-70 बिलियन डॉलर का आदान प्रदान है, जिससे मुख्य रूप से तेल का है 35%। तो यहां पे भारत की विदेश नीति है, वह कहीं ना कहीं से अमेरिका के सामने झुकने और ना झुकने के बीच में डोल रहा है। वहां उसे खुश करने की भी कोशिश कर रही है। यदि F-35 खरीदने वाला है, यह तेल वहां से लेना शुरू किया। हालांकि मेरे लिए आश्चर्य का बात है कि अमेरिका से तेल खरीदा जा रहा है, हमें ईरान से और बाकी मिडिल ईस्ट से, रूस से काफी सस्ते दरों पर मिल रहा है। मुझे यह नहीं दिख पाया कि तेल का क्वांटिटी यानी क्रूड ऑयल जो ले रहे हैं हम वहां से, उसकी क्वालिटी क्या है और उसका रेट क्या है, यह छोड़ देते हैं इसका। लेकिन भारत की विदेश नीति यही है कि अमेरिका को भी खुश करना चाहता है, और जो उसके लिए ज्यादा के ज्यादा गले का फांस बन रहा है। जी, यहाँ एक सवाल में से मैं उठाना चाहता हूँ, हालांकि इस पे कल आपने कुछ रोशनी डाली थी, लेकिन इस पर आज विस्तार से बात होनी चाहिए। पूंजीवादी जो हैं, जो सत्ता चला रहे हैं भारत के पीछे से बैठ के, उनका धंधा नहीं प्रभावित होता दूसरी जगह से महंगा प्रोडक्ट खरीदने पर? होता है। देखिए, अब यहां तक कि ब्रिक्स को भी हम दरकिनार कर रहे हैं। 2026 में ब्रिक्स का अगला सम्मेलन संभवतः भारत में ही है, जिससे भारत उसका प्रधान होएगा, चेयरमैन होगा, और श्री नरेंद्र मोदी को मौका मिलेगा अपना चमकाने का, दिखाने का, फोटो खिंचवाने का और प्रशंसा करने का। इसको भी दरकिनारे लोग कर रहे हैं। तो जहां एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े साम्राज्यवाद मतलब पूंजीवादी देश है, लेकिन दूसरे देशों पर भी अपना कब्जा किए हुए, उनको भी दबाव डाल रहे हैं अपनी आर्थिक और मिलिट्री ताकत के कारण। तो वहां पे भारत जैसा देश, पाकिस्तान तो खैर बहुत छोटा उस मामले में, यहां के पूंजीपति वर्ग जो है, खास तरीके से जो उनको बढ़िया लगता है, हमेशा वह एक बड़ा ही सुसंगत होगा कहना मुश्किल। इसीलिए हमारे भारत की विदेश नीति में कभी देखिएगा बाएं जा रहा है, दौड़े आगे जा रहा है, कभी दाहिने जा रहा है, कभी पीछे हट रहा है, सब चीजें हो रही है। और इसके दौरान में जहां ये क्या कहते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ाने की बात है, यानी केवल प्रॉफिट करें, मुनाफा की बात है या मुनाफाखोरी की बात है, उसको बढ़ाने के साथ साथ विदेश नीति को भी वो दबाव में डालते हैं और अपनी जनता को भी लूटने देते हैं। भारत जो अमेरिका से खरीद रहा है, उसका अधिकांश पैसा जो है वह भारत की जनता दे रही है, जबकि रूस से जो खरीद रहा है वो भारत की कंपनियां खरीद रही है, वो मुनाफा कमा रही है। ये सब भी चीजें हो रही हैं। तो एक बड़ा ही सुसंगत तरीके से ना देखे, इस उहापोह में कुछ मिल रहा है, कुछ छूट रहा है, लेकिन उसमें सारा का सारा जो है, जिस भारत देश की आप बात कर रहे थे कल या परसों, जो हम बात कर रहे थे कि भारत देश की बात कहें और यहां के जो सत्ताधारी वर्ग है वो गड़बड़ कर रहा है। तो भारत देश को ले तो सत्ताधारी वर्ग जो है भारत देश को दरकिनार करके अपनी इंटरेस्ट के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। जी,
पूंजीवादी ऐसे ही होते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। एक रिपोर्ट ने बड़ा धमाका सा मचाया दुनिया में, हालांकि सवाल भी खड़े किए हैं। 2028 तक पूरा यूक्रेन कब्जा लेगा सर रूस। तो क्या ये नाटो देखता रहेगा, अमेरिका देखता रहेगा, तमाम यूरोप के देश बैठे हुए देखते रहेंगे, मूक बधिर हैं कोई वो? ये खबर मुख्य रूप से आई है द टेलीग्राफ में, और उसके बाद से वहां के बहुत सारे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं या उस पर लिखते हैं पढ़ते हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया है कभी इस साल में, जिसमें मैं बार बार भी मैं भी कहता रहा हूं, मेरे भी वीडियो में आता रहा है कि रूस के प्रगति का, उसके एडवांस में गति आया है, वो तेज हुआ है। और खासकर दक्षिणी यूक्रेन, पूर्वी यूक्रेन और रशिया सटे हुए और सुमी के बाद के अंदर में यह तेजी से बढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे हैं। तो खैर हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो उस रेट से इन्होंने कैलकुलेट किया है, और उसमें ओसिंट लाते हैं, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो बाहर से मिलता है, अंदरूनी भी है, सब मिला के इनका कहना है कि ये लोग जो हैं 2028 के मई जून तक पूरे के पूरे यूक्रेन में कब्जा कर लेंगे। और अभी से लेके 25 को हम मानते हैं कि आधा सदी खत्म हो गया है, पूरे 26 तक इनकी कार्रवाई इसी रफ्तार से चलेगी। 27 में आके एक्सलेट होगा। एक्सलेट होने का कारण है कि इसके बावजूद इन्होंने नेटो, जो आपने सवाल उठाया था, नेटो, अमेरिका, सबको ध्यान में रखते हुए कहा है कि उसके बाद से यूक्रेन फौज में वह कोहेसिवनेस नहीं रहेगा, वह टूट हो जाएगा, उसमें लोग भागने लगेंगे, जो उनकी लॉयल्टी है यूक्रेन के प्रति वो खत्म होने लगेगा। जो उसके सैनिक हैं, नए नए जो आ रहे हैं ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, जबरदस्ती आप उठा के ला रहे हैं उनको, सड़कों पे तमाशा दिख रहा है कैसे यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेस इन युवकों को पकड़ रहे हैं, युवतियों को पकड़ रहे हैं, 50 साल से अधिक लोगों को पकड़ के ला रहे हैं। ये लोग भागना शुरू करेंगे तो वो एक्सलरेट होगा। लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब इस ढंग दूंगा कि ये लोग एक सरल ग्राफ में दे रहे हैं कि यहां से वहां ऊपर की तरफ जा रहा है। यह ग्राफ ऐसे नहीं जा सकता, कभी नीचे भी आ सकता, कभी अचानक ऊपर भी जा सकता है। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, उसके साथ साथ फ्रांस, जर्मनी और नेटो के अन्य देश किस तरीके से सबोटाज करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, कहना मुश्किल है। और क्या रशियन फेडरेशन के जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर हैं, जिसके हेड पुतिन हैं, उनको लगेगा कि अब रूस के लिए उस तरह की स्थिति आ गई है कि हमें एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यह स्थिति 2028 के बहुत पहले आ सकता है या कभी भी नहीं आ सकता है। जी चलिए, इंतजार रहेगा कब आएगा। कहीं तो कोई एटम बम चलाया, आखिर क्यों बना के रख रखे हैं? दुनिया तो फना होनी है और फिर से बसनी है ही, क्योंकि अब कोई अच्छा काम तो दुनिया के लिए हो नहीं रहा है। खैर, अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का। और यहाँ जो बड़ा अपडेट मुझे नजर आता है वो ये कि ईरान ने अपनी नई सिक्योरिटी काउंसिल बना ली है। इसराइल के हमलों के दौरान इनके बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर मारे गए थे, वैज्ञानिक मारे गए थे। क्या अब सुरक्षा परिषद नहीं गठित करने से सब ठीक हो जाएगा? ये इन्होंने उसके बाद ही किया है। सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उस युद्ध के बाद ही, जिसको हम एयर बैटल में बेसिकली कह सकते हैं, क्योंकि उसमें नेवी और आर्मी का कोई खास सहयोग नहीं था। और उसके बाद से पेजिशकियान के नेतृत्व, मतलब वो चेयरमैन होंगे। और इसमें आश्चर्यजनक रूप से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन रहा है, सुप्रीम या ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो बन रहा है, इसमें जुडिशरी के भी टॉप मोस्ट जज होंगे। बाकी जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस है, उसके तो होंगे ही होंगे। इस तरह के डिफेंस मिनिस्टर, उससे रिलेटिव मिनिस्टर होंगे, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के टॉप जनरल्स होंगे। जी। तो इसका मतलब यह बनता है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है पहले का जो भी है। जैसे हमारे यहाँ सीडीएस बना है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, यानी जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो बना है, वह बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस का है। उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी जो बनता है, यानी उसमें सिविलियन लीडर्स आते हैं, यानी दोनों का जहां मर्जर होता है, और यह देखने की कोशिश करते हैं कि मिलिट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो नेशनल लीडर है वो बताते हैं कि भाई हमारे पास क्या समस्या है। जैसे अभी जो 4 दिन की लड़ाई हुई थी, तो हमारे नेशनल लीडर ने बताया, जो भी इसके थे, कि उनके दिमाग में था कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस पर अटैक करो, इसलिए पाकिस्तान काउंटर अटैक नहीं करेगा, केवल हम 6-7 जो उनके जो ठिकाने हैं जहां से वो हमारे ऊपर ये आक्रमण करते हैं और टेररिस्ट कैंप है, उसको मारो। उनका अंडरस्टैंडिंग ये था, हालांकि वह ध्वस्त हो गया और बाद में हमें उनके डिफेंस ठिकानों पे करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हमारे डिफेंस ठिकानों पे किया। तो इन दोनों का इंटरैक्शन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये नेशनल जो टॉप लीडर वो बताएंगे कि हमारे पास इकोनॉमी कितना है, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए हम कितना बजट दे सकते हैं,
क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, परसेप्शन क्या है, अमेरिका इजराइल के अलावा क्या है। और मिलिट्री वाले बताएंगे कि ये जो आप बता रहे हैं, जैसे मान लो बताते हैं कि अमेरिका का न्यूक्लियर जो हथियार है वो हमारे लिए खतरा है, ये मिलिट्री वाले बताते हैं, तो हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो बताएंगे कि हमारे हम उस पर नहीं कर सकते हैं, या टॉप लीडर्स बताते हैं, सिविल लीडर्स बताते हैं, तो मिलिट्री वाले बताएं कि हमारे पास कोई औकात नहीं कि हम अमेरिका के अंदर में घुस के उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हम तबाह कर सके, जैसे उन्होंने कोशिश की थी। तो एक महत्वपूर्ण कदम है, भले ही आम जनता इसको समझे ना समझे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो आगे का थ्रेट परसेप्शन के जो हमारा एम बनता है, उस एम बनेगा हमारी औकात के हिसाब से। ठीक है। और एम थोड़ा मोड़ा इधर होता है तो हम औकात को बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण निर्णय है, महत्वपूर्ण स्टैब्लिशमेंट है जी। चलिए, ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान भी पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान से 12 मुद्दों पे उनका समझौता हुआ है। $10 बिलियन तक वो अपना कारोबार ले जाना चाहते हैं, तरह तरह की बातें। लेकिन इससे अलग हटके उनका पाकिस्तान जाना जो सवाल पैदा कर रहा है, उस पर मैं चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया आए। अरब की तरफ जो पहले ईरान बढ़ने की कोशिश कर रहा था सर, जैसे सीरिया में उसका एक दखल था, जैसे लेबनान में उसका एक दखल था, यमन में उसका एक दखल माना जाता है, गाजा में भी उसका दखल है। धीरे धीरे वो और भी जगह अपने आप को फैला रहा था। गाजा जंग शुरू होने के बाद वहां पे वो लगता है वो चीजें उसके सामने कमजोर पड़ी हैं। इराक में भी उसका वजूद उतना नहीं दिखता है। तो क्या वो इस तरफ चल रहा है? और इस तरफ जो वो चल रहा है उसमें चाइना और रूस की क्या भूमिका है? क्योंकि वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर रहा है, वो पाकिस्तान के करीब दिख रहा है। ये जो चल रहा है, उधर कमजोर पड़े तो इधर बढ़ो, ये रणनीति क्या कहलाती है? ये आपने बड़े अच्छे से समअप कर दिया जो भी मैं कहना चाहता था आपके सवाल के ऊपर। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो नया ध्रुवीकरण हो रहा है पूरे विश्व भर में, यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मल्टीपोलर होना बाईपोलर तो नजर आ रहा है। एक तरफ तो अमेरिका और उसके 50-51 जो देश है नेटो समेत, और दूसरी तरफ रूस और चाइना के साथ, जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, और हालांकि वियतनाम पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन क्यूबा, वेनेजुएला, ब्राजील, ये सब क्लियर है। और उसमें पाकिस्तान की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें बांग्लादेश भी यदि आना चाहे तो है। हालांकि बांग्लादेश ऐसा नहीं कर रहा है, श्रीलंका को देखना होगा। क्योंकि एक तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से हाल फिलहाल में अपने आप को न्यूट्रलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह दिखा रहा है कि हम टेररिज्म नहीं फैला रहे। नंबर 2, इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और जो कि 90 से 100 के बीच में है। भले ही इसके पास लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स भले ही ना हो, लेकिन नॉर्मल है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर सारे उस अरब कंट्रीज के लिए जो कि इजराइल के खिलाफ अपना झंडा ऊंचा किए हुए और लड़ रहे हैं, जो कि बड़े लिमिटेड हो गए सीरिया के खासकर डूबने के बाद से, और बहुत सारे दूसरे जो भी रेसिस्टेंस फोर्सेस थे, हाल फिलहाल में हिजबुल्लाह भी दरकिनार हो रहा है। तो ये दो चीज है। तीसरा, आपने बताया 6 या 10 बिलियन डॉलर का जो हुआ है वो बहुत जबरदस्त है। उसकी उस पर नजर, सबके बावजूद की ध्रुवीकरण, नया ध्रुवीकरण हो रहा है, इस पर ध्यान चीन का खासकर होगा, क्योंकि उसके साथ चाइनीज पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका जो बन रहा है, जो कि वो पाकिस्तान से होते हुए, ईरान होते हुए बाकी यूरोपियन कंट्रीजों के मिडिल ईस्ट तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर रहा है, लंबे चौड़े रोड बना रहा है, उसके साथ एनर्जी पावर सेक्टर में आ रहा है, उसके साथ इसका क्या संबंध होगा नहीं होगा अलग से हो गया। क्या ईरान उसके खिलाफ कहीं ना कहीं से वो टक्कर देगा, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है जिसका भी तुरंत जवाब नहीं हो सकता है। तो यही मैं कहूंगा कि इस क्षेत्र में खासकर पाकिस्तान, इसलिए कि हिंद महासागर में भी उसका उसका क्षेत्र बनता है, और इसमें वो लोग इंडिया को ही लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया क्या करेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। यदि नई सरकार बनती है जो न्यूट्रल है, तो संभवतः जो आप कह रहे हैं वो चीज पूरे हिंद महासागर और पूरे साउथ एशिया में होगा। लेकिन एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मुझे लगता है, और उस पर जो है चीजें जो है खुल के सामने नहीं आ पा रही है। आपको नहीं लगता पाकिस्तान बेपैंदी का लोटा हो रहा है? चाइना की तरफ भी झुक जा रहा है, अमेरिका की तरफ भी झुक जा रहा है। तो ऐसे में इस पाकिस्तान को लेकर दो चीजें हैं। क्या ये चाइना की भी काट रहा है और अमेरिका की भी काट रहा है, इतना चालाक है? या ये दोनों देश, चाइना और अमेरिका, समझ ही नहीं पा रहे हैं इसको? चाइना अमेरिका अच्छी तरह समझ रहे हैं, जैसे ट्रम्प भारत को भी समझ रहे हैं। भले ही रूस से तेल लेना हमने बंद ना किया, लेकिन अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका से F-35 खरीद रहे हैं, बाकी सारे सामान ले रहे हैं। जो भी टैरिफ था हम उसको 18 या 17% था, घटा के 12 कर रहे हैं, और भी कम करने वाले हैं। तो वह उसकी दबाव की राजनीति वह तो चालू रहेगी। रूस और चीन जो है, चीन का दूसरे तरीके का दबाव का है, आर्थिक
वो लालच देके या उसको बॉन्ड भरवा के जैसा है। रशिया अभी इस तरह से नहीं है, न्यूट्रल है। पाकिस्तान की जहां तक बेपेंदे की लोटा कर रहे हैं, मैं तकरीबन सहमत हूं, लेकिन इसमें जोड़ना यह चाहूंगा कि जितने भी तथाकथित रूप से विकासशील यानी जो विकसित हो रहे हैं या गरीब देश है, वो सब के सब इसी हालात में हैं। और खासकर कर आप अफ्रीका के कुछ खास देशों में देखें, लैटिन अमेरिका में देखें, क्या भारत उस कैटेगरी में नहीं आता है? जी। सही आपने कहा। चलिए अब ट्रम्प महान से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। क्या हो गया है टेक्सास में सर? 38 डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि हम यहां से भाग जाएंगे। ये टेक्सास है, अमेरिकी जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें एक अजीब सा नियम ये है कि वहां पे रीडिस्ट्रिक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट से, है ना। यानी उस डिस्ट्रिक्ट का वो नए नए तरीके से करते हैं, और हर 10 साल में तकरीबन होता है कि भाई यहाँ की आबादी बढ़ गई घट गई, तो उसके जो सीनेटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लॉ मेकर कानून बनाने वाले की संख्या में घट बड़ी होती है। ट्रंप के चमचों को यह लगा कि यदि हम इसको अभी 20 में करते, 2 या 3 साल पहले ही हुआ था अभी, तो हमारे 5 और मेंबर आ जाएंगे, यानी वहां के जो लोकल पार्लियामेंट में। तो मसला यह मुख्य रूप से, दूसरा वहां का जो कानून है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि टेक्सास में है, जब ये हो रहा है तो कोरम पूरा करना होता है ना, 75%, तो भारत के भी पार्लियामेंट में होता है। उस कोरम पूरा करने में मान लीजिए कि यहां दिल्ली में हो रहा है, आप भी मेंबर हैं, मैं भी मेंबर है, हम दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली के पार्लियामेंट नहीं, विधानसभा में नहीं जाएंगे। भाई आपका कोरम पूरा नहीं होगा, तो वहां के नियम के हिसाब से वह आदेश करेगा, अपने बंदूक पुलिस को भेजेगा, हम दोनों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा कि तुम बैठो इसमें कोरम पूरा करो, हाय ना में जवाब दो। तो उसका एक उपाय यही है कि ये लोग टेक्सास छोड़ के डेमोक्रेट्स भाग रहे हैं कि भाई ना हमको पकड़ा जाए ना कुछ किया जाए, और कोरम ना पूरा होगा तो 5 बच जाएगा। जी। चलिए अच्छा आइडिया है। खैर, ब्राजील की सड़कों पर बोल्सोनारो के समर्थन में जिस तरीके से लोग निकल कर आए हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये तो ट्रम्प के भेजे हुए हैं सर। इसमें डाउट नहीं है, ट्रंप के भेजे हो ना हो, लेकिन ट्रंप के पैसे लग रहे हैं। ट्रंप का इंटेलिजेंस यानी सीआईए घुसा हुआ है, और उसमें बाकी भी होंगे, हो सकता है मोसाद के भी बंदे हों, डायरेक्ट इजरायली ना हो, लेकिन मोसाद हायर भी करता है, तो वहां भी लोग भरे पड़े हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। और बोल्सोनारो के ऊपर है कि 2022 के आसपास में इन्होंने जो चुनाव हुआ था उसको पलटने की कोशिश की थी, तकरीबन वैसे ही जैसे 20 में ट्रंप ने किया था। इसलिए ट्रंप का बड़ा ही मतलब भाईचारा और याराना लगता है इनके साथ, कि उनके साथ भी उसी तरह का बेचारे को कष्ट हुआ कि हारने के बाद भी जीतने की प्रक्रिया को रोक दिया गया। शॉर्ट में कह यही है, हार गए हैं लेकिन जनता इनके साथ फिर से उठ खड़ी हुई, तो इन्हें राष्ट्रपति बनाना चाहिए था, ट्रंप को राष्ट्रपति बनाना चाहिए था 20 में, वो चीजें नहीं हुई। और यहां के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो बहुत नाराज हैं कि वो पैर में क्या वो इलेक्ट्रॉनिक बेड़ी लगा रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं। और 3-4 बड़े शहरों में हुआ है, तो इसमें हजारों, मतलब मैं कहूंगा करीब 20-25 हजार लोग आए हैं। तो खुलेआम बदमाशी है। वैसे इनको चाहिए कि ब्राजील के जो अभी जो प्रेसिडेंट है, जी डी सिल्वा जो है, वो अपनी तरफ से एक रैली करें जिसमें लाखों लोग आए, दिखाएं पूरी दुनिया को। वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया गया था, लोकल इलेक्शन वहां चुनाव हुआ, ट्रंप ने कहा कि धोखाधड़ी की है, तो समर्थन में वहां पे लाखों लोग सड़क पे आ गए अपने प्रेसिडेंट के पक्ष में। ठीक है। जी। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक तरफ तो 50% टैरिफ लगा के ब्राजील को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प, और दूसरे अंदर से जनता या जो भी उनके भाड़े के टट्टू हैं उनको भड़का के जो है सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ कुछ कुछ और ही कर रहे हैं। कह रहे हैं हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ, ओबामा के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे, चाइना से, वो सॉरी रूस से मदद लेने का। जब उस समय का मसला यह था चुनाव में कि इन लोगों ने आरोप लगाया था कि ट्रंप को जिताने के लिए रूस हस्तक्षेप कर रहा है। इसका ट्रंप ने भी विरोध किया था कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। रूस ने कहा कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, चाहे ट्रंप जीते, चाहे बाइडेन जीते, चाहे कोई भी जीते, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमें पता है। लावरो ने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमें पता है कि जो भी तुम करो, अमेरिकी साम्राज्यवाद हमारे खिलाफ ही है। और उसके आधार पर कहते हैं कि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी और इसलिए इसके खिलाफ होगा। तो आपसी उनकी लड़ाई, हम अब क्या कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप जो है वही है कि उस तरह के तानाशाह हैं, और अधिकांश तानाशाह 99% बदला लेते हैं अपने विरोधियों के खिलाफ। जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। और जो आपने कहा कि तानाशाह ऐसे ही होते हैं, हम तानाशाहों का हश्र भी जानते हैं लेकिन फिर भी लोग तानाशाह बनते हैं। हम तानाशाहों का तमाम इतिहास जानते हैं लेकिन फिर भी तानाशाहों के भक्त
होते हैं हर दौर में, जैसे आज भी हैं। चीजें टूटती नहीं है, लगता है इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, या लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी, और आगे बढ़ने की तो बात अलग रही। मेहरबानी, आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।